एक इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है उन लोगों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं और 2021-22 के सेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, अपीयर होंगे। और आपके सामने ये मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लेके आया हूँ, उसी में से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बातें की गई थी कि रॉट लर्निंग से हमें क्रिएटिव लर्निंग की तरफ लेके चलना है स्टूडेंट्स को, और उसी के अकॉर्डिंगली जो एग्ज़ाम्स होंगे और जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। तो सिलेबस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से एग्ज़ाम में असेस किया जाएगा उससे रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है, और ये भी लेटेस्ट है, यानी 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, और ये वीडियो 23 तारीख को बन रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की गई थी वो थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मीन्स योग्यता आधारित शिक्षा। मीन्स कि जो भी नॉलेज आपको मिल रही है वो आपको कितना कॉम्पिटेंट बनाती है, जीवन में आने वाली फैमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस को किस तरह से आपको डील करने में आपकी नॉलेज आपको मदद कर सकती है। यानी सीधा सा मतलब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सिस्टम है रॉट लर्निंग का, उससे हमें मूव करना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ। और ये तब हो सकता है जब हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें, मतलब अपने अंदर इस तरह की कैपेसिटीज़ डेवलप करें जो रटन विद्या पे आधारित ना हो बल्कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे आधारित हो। अब क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए रोड लर्निंग, अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हो, गैस लगाते रहते हो। तो एक तरीका ये है कि 2+4 6 होता है। अब आपसे कहा गया भाई मैथ में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लो, रट लो इसको। तो आपने रट लिया 2+4 = 6, और जैसे ही एग्जाम में आया और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बना दिया कि आपने तुरंत 6 भर दिया, क्योंकि आपने इसे रटा हुआ है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन अनदर सिचुएशन ऑफ दिस काइंड। दूसरा तरीका ये है कि आप 2+4 से 6 आया कैसे, इसको सोचें। दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। और 6 ही क्यों आया, एनालाइज करें। ये तब हो सकता है व्हेन यू थिंक अबाउट एंड अराउंड एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन। इसी तरह से अगर आपको सिखा दिया गया कि भाई एक काव इज़ एन एनिमल, और आपने इसको रट लिया कि भाई काव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एक काव यानी एक गाय क्या है, तो आप तुरंत आंसर लिख देना एनिमल है। लेकिन काव एनिमल क्यों है, अगर आपसे लिख दिया जाए कि ए कैट इज़ एन, तो उसके आगे आप सोचते रह जाओगे काव तो एनिमल था, कैट क्या है, कैट क्या है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि काव एनिमल क्यों है, तो आप उसके एनिमल होने की वजह को आप कैट पे भी अप्लाई कर पाओगे। मीन्स यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंग्स, अप्लाई योर नॉलेज। आप अल्फ़ाबेट लर्न करते हो A B C, और आज आप क्लास 10 में पहुंच गए हो, तो आप कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो, अच्छी सी रीडिंग करते हो। वो सारी चीज़ें इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनी हुई हैं। तो आप अपनी इस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो ना। हम करते हैं नॉलेज को अप्लाई, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो हम चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आप उसी एबिलिटी को यूज़ करके आप बाइक और मोटरसाइकिल के साथ साथ आप कार चलाने की भी कोशिश कर सकते हो। और कहा भी जाता है कि अगर आपने साइकिल चलाया है तो आप अब बाइक भी चला सकते हो, बाइक आपने चलाई है तो कार भी आसानी से आप चला लोगे, बस थोड़ा सा बस समझना है गियर सिस्टम कैसे वर्क करता है, स्टेयरिंग को कैसे हैंडल करना है। अगर आप चाय बना सकते हो तो आपसे ये कोविड-19 का समय काढ़ा बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मीन्स इफ़ यू लर्न समथिंग यू कैन अप्लाई इट इन डिफरेंट सिचुएशंस। वो सिचुएशंस फैमिलियर भी हो सकती हैं, अनफैमिलियर भी हो सकती हैं। और यही शिक्षा का मतलब भी होता है, जो आपको जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों से, चुनौतियों से मुकाबला करने की आपके अंदर क्षमता डेवलप करे, विकसित करे। अगर इस तरह की शिक्षा एक अध्यापक नहीं देता, एक पाठ्यक्रम नहीं देता, तो फिर उस शिक्षा का हमारे जीवन से जुड़ाव नहीं होता। और सीबीएसई इसकी कोशिश करती है। तो ये जो क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं नेचुरल भी होती हैं, और हम इन्हें प्रैक्टिस से एक्वायर भी करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली इन मैथमेटिक्स में हम करते हैं इसको। जब आप ग्रामर लर्न करते हो तो करते हो आप ऐसा, तो नेचुरली वी डू इट। लेकिन इसी को हमें अप्लाई करना है जब हम अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने सिलेबस को स्टडी करते हैं। यही बोर्ड चाहता है। सच टाइप ऑफ एजुकेशन विल हेल्प अस इन फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी प्रोएक्टिवली। मतलब मीन्स कि कोई भी घटना घटे तो उस पर आपका कंट्रोल हो। प्रोएक्टिव का अपोजिट होता है रिएक्टिव, मतलब कोई आप सिचुएशन या कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद अपना रिएक्शन शो करते हो। तो वो जो घटना घटी है, आप पहले से उसका अंदाज़ा लगाइए और स्टेप्स लीजिए कि द सिचुएशन शुड बी अंडर योर कंट्रोल। अब जैसे उदाहरण के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कई लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना चाहिए था पिछले साल ही, कि आगे चल के सिचुएशन ख़राब होगी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए।
वैक्सीनेशन डेवलपमेंट का काम तो शुरू हुआ, ये भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच कहलाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं थी। तो हालात पर होने से अच्छा है कि हालात आपके काबू में होने चाहिए, ऐसे आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच। और ऐसा तब हो सकता है जब हमारे अंदर असेसमेंट करने की क्षमता हो, हम पहले से चीज़ों को भांप सकें। तो कुल मिला के हाई ऑर्डर स्किल्स आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब चीज़ कोई आपको ठीक से समझ में आई कि नहीं आई, या अगर 2+4 अगर 6 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर कल को आपको 6+7 दे दिया जाए तो वो भी आप कर सको। यही चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में अपनानी है, ना कि रटन विद्या को फॉलो करना है कि रट लो। और इसी तरह से जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी CBQ क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपनी तरफ से भी समझाऊँगा। और ये 9 से 12 तक के लिए है। ये है आपका पुराना स्ट्रक्चर जो अब फॉलो नहीं होगा, और ये है आपका नया स्ट्रक्चर जो अब फॉलो होगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्स में शो किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो पहले 20% आते थे, मैं आगे अभी इसको अपने ढंग से भी समझाऊंगा, यहाँ मैं बस आपको ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल उसको समझा रहा हूँ। तो अब वो 20% अभी भी रहेंगे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आया करते थे उनकी संख्या 20% होती थी, उनमें चेंज कर दिया गया। अब इन्हें बढ़ाकर 30% कर दिया गया, और ये तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, मतलब जो आपका बुक का मटेरियल होता है ना, तो उसमें जो टेक्स्ट मैटर दिया गया होता है तो उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसमें जो इमेजेस दी जाती हैं, कार्टून्स बनाए रहते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसमें अगर डेटा दिए गए हैं तो उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जोड़ कर पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वो सब आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं बोर्ड की साइट से। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इनकी संख्या बढ़ाकर 30% कर दिया गया, मतलब 10% इंक्रीज़ किया गया। तो कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे भी चेंज किया गया, यानी इसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते थे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे, तो ये जो 60% थे इनको थोड़ा कम किया गया, 50% किया गया। तो आपकी क्रिएटिव, एनालिटिकल, लॉजिकल, कंसेप्चुअल लर्निंग को असेस करने के लिए सारे चेंजेस किए गए हैं, जो साफ यहाँ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि 60% से इसको 50% किया गया। और इसी प्रकार से जो 11th एंड 12th उसमें भी चेंजेस हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तो सेम हैं, और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 10% से बढ़ाकर 20% कर दिए गए हैं, और जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उनको कम करके 60% किया गया। यानी अगर हम इस स्ट्रक्चर को पूरा समझने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार से है। और मैं यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके क्लास 10th के बच्चों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेता हूँ SST, ठीक, क्लास 10th का। यहाँ पे हम जो पुराना स्ट्रक्चर है यानी 2020 और 21 में जो फॉलो किया गया था वो रख लेते हैं, और यहाँ पे रख लेते हैं 2021 और 22 में जो फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और पहले इनकी संख्या थी 20%, और मार्क्स में ये 16 मार्क्स के आते थे, और चूँकि 1 मार्क्स के होते थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 16। मैं यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, SST का, आपको भूलना नहीं है, क्लास 10th। तो जो नया सेशन है 2021-22 के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये सेम है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 20% ही आएंगे, 1 मार्क्स के हैं तो 16 मार्क्स के ही होंगे, और 16 क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे हम कंफर्म नहीं हो सकते, लेकिन इन दो चीज़ों पे हमें कंफर्म है कि जो परसेंटेज है, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो, और मार्क्स, ये तो रहेगा ही रहेगा ऐसे, एज़ पर द न्यू नोटिफिकेशन। इसके बाद बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, CBQ। इसमें चेंज किया गया, पहले ये थे 20%, अब ये बढ़ के हो गए 30%। पहले इनकी संख्या होती थी, मतलब कितने मार्क्स के आते थे, ये आते थे 16 मार्क्स के। ये मार्क्स बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको इसका 20% अगर आपको निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज़ 16। और इस सब्जेक्ट में इसमें 4 क्वेश्चंस आते थे, 4 मार्क्स। अब 30% पूछा जाएगा तो अब ये बनेंगे 24 मार्क्स के, और इनकी संख्या अगर इसी हिसाब से हम देखें तो ये हो जानी चाहिए 6 क्वेश्चंस। इसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बारी आती है, तो इनकी संख्या परसेंटेज में होती थी 60%, इसमें भी चेंज किया गया, अब इसे कर दिया गया 50%। तो 60% के हिसाब से ये 48 मार्क्स के आते थे,
और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते थे तो वो 18 के मार्क्स के हो गए। 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चंस आते थे 25 मार्क्स, और 5 मार्क्स का मैप आता था। अब इसमें क्या चेंज करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएंगे 40 मार्क्स के, 48 की जगह 40 मार्क्स के। ये परसेंटेज है आपका, ये मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें चेंजेस होते हैं कि नहीं होते तो सैम्पल पेपर जब जारी होगा तब पता चलेगा, लेकिन दीज टू थिंग्स आर कन्फर्म्ड, दीज टू थिंग्स आर कन्फर्म्ड। तो यहाँ पर मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ कि ये जो ब्रेकअप है कैसे एडजस्ट होगा यहाँ पे, क्या मार्क्स 5 का ही रहेगा कि बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो वो सैम्पल पेपर जब जारी करेगी बोर्ड, बहुत देर में जारी करती है बोर्ड अथॉरिटीज़। तो अब आप देखिए कि अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये 80 आएगा, और यहाँ भी टोटल करते हैं तो 80 आएगा। तो 80 मार्क्स का पेपर पहले इस तरह से होता था, मतलब दिस वाज द ब्रेकअप, और अब 80 मार्क्स का पेपर का ब्रेकअप आपका इस तरह होगा। आपको इस पर ध्यान देना है। और यही जो आपका CBQ है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसी में आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इसी में आपको केस बेस्ड स्टडीज़ भी पूछी जाएंगी, और इसी में आपके इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, और इसी में आपके हाई ऑर्डर स्किल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। मतलब ये तभी हो सकता है जब आप कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ मूव करें, कि चीज़ें हैं क्या उन्हें समझने की कोशिश करें। यू थिंक अबाउट वॉट एवर यू रीड इन योर बुक। केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है, बुक में कोई टेक्स्ट मैटर दिया गया है तो उसी से वो उसी को पेपर में डाल के उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई डेटा दिया गया है तो उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गैस के चक्कर में मत पड़िए। आप पूरे सिलेबस को थोरोली, जो NCERT की बुक्स हैं उनको, NCERT की बुक्स को स्टडी ज़रूर करिए, छोड़िए मत। आप NCERT बुक्स को ही अपना बेस बनाइए। गाइड्स, हेल्पिंग बुक्स, रेफरेंस बुक्स, इन सब की बजाय आप अपनी NCERT बुक्स को पढ़िए। आप थिंकिंग अपनी डेवलप करिए, सोचिए, टीचर्स का सहारा लीजिए। हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स तो ऑलरेडी आपकी इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। आप हमारे इंग्लिश के ट्यूटोरियल उठा लीजिए, आप हमारे सोशल साइंस के ट्यूटोरियल्स उठा लीजिए। हर जगह आपको एक ऐसा अप्रोच नज़र आएगा विच इज़ बेस्ड ऑन दिस CBQ। तो आई होप कि आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है अपने 2021-22 बोर्ड के लिए, क्या चेंजेस आए हैं और क्या अप्रोच आपको अपनाना है अपनी स्टडीज़ के लिए। और मैं आपका अजीत सर हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ, और 100% से 1% कम नहीं होना चाहिए, उसी बेस्ड अप्रोच पर हमारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। सो ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़ with the new schemes, new policies declared here through this notification. So yeah, Jesus says you goodbye. Keep on watching, keep on learning. Thank you.